अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। अब कहाँ गए थे? अब तुमको भी हिसाब किताब देना होगा। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी ना। तुम पहले हो। पहले क्या? देखो, अभी तक किसी को मेरी फिक्र नहीं हुई। पहले आदमी हो तुम। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि देखो, क्योंकि तुम अहमक हो। मुझे कुछ होने वाला नहीं है, समझे? चाबी लेकर आओ। कमरे की चाबी। ये रही कमरे की चाबी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, नादरी हूँ। गाड़ी चाहिए थी। जी भेज दी है। बता दिया ना कि देर हो रही है। जी शुक्रिया। कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? तुम्हारे दादा के पास जा रही हूँ, यहीं ले आऊंगी। यहाँ? मैं उन्हें उस जहन्नुम में जिसे बेहिश्त कहा जाता है नहीं छोड़ सकती। उन्हें यहीं अपने पास लाना है। अच्छी तरह से सोच समझ लिया ना? सोच लिया है। जी आ रही हूँ। वो आपने बताया नहीं कहाँ है बहन, शुरू में आखिर में? मुझे खुद नहीं मालूम, बस उसका नाम मालूम है। मेरा ख्याल में यही है। यही है? जी आप मेरी वापसी का इंतजार करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा। जी फरमाएं। फिरदौस साहब का कमरा कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ख़वातीन को कमरे में आने से मना किया है। मोहम्मद साहब को जानते हैं? कौन? मोहम्मद। मोहम्मद साहब? मोहम्मद साहब आपके? मैं उसकी माँ मैंने बताया हूँ। ख़वातीन नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा, मोहम्मद साहब। मोहम्मद, ठीक है ठीक है। यहाँ से सीधा तशरीफ़ ले जाएं तो बाएं तरफ पहला कमरा है बहुत उनका। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, पहचाना नहीं मैंने आपको। खुश आमदीद, तशरीफ़ ले जा सकती हैं आप। कौन है? अम्मी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ क्या कर रही है? आपको ले जाने आई हूँ। ये भी सोचा कि मेरा दिल तुमको देखने को भी चाह रहा है या नहीं? जी नहीं, मुझे देखना भी नहीं है।
मैं आपको अपने और आपके पोते पोतियों के घर ले जाने आई हूँ। ये बताओ, ये तुम्हारी माँ के सर में भेजा है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं है और तुम ये चाहती हो कि मुझे अपने घर ले जाओ और वहाँ तुम्हारे घर में सुबह और शाम तुम्हारी सूरत देखता रहूं? 2-3 दिन बाद आदत पड़ जाएगी। जी नहीं, आदत नहीं पड़ेगी। इस कूड़ेदान से तो बेहतर है जहाँ रात देखो, मेरे सामने ये सब बातें ना करो। मैं तो इसी तरह कूड़ेदान में पड़ा पड़ा हूँ। कभी मेरी तमन्ना थी, आरजू कि इसी कूड़ेदान में एक कमरे का मालिक होता तो फिर सब्जी मंडी में छज्जों के नीचे लोगों से लड़ झगड़ कर सोना नहीं पड़ता। जाओ अपना काम करो मैडम, मैं यहाँ आराम से हूँ। मेरे लिए आला दर्जे की जगह है। मेरे बेटे के लिए क्या है? उसके लिए भी आला है। देखो, उसे किसी ने यहां मेरे पास रहने पर मजबूर नहीं किया है। और सुनो, अपने बेटे का हाथ पकड़ो और ले जाओ अपने महल में। जाती क्यों नहीं? आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो, मगर फिर चली जाना। ये जिसके लिए कह रहे हैं कि हाथ पकड़ो और ले जाओ, ये वही नहीं है जिसको मुझसे छीनने के लिए आपने ना जाने कितनी अदालतों का चक्कर लगाया, ना जाने कितने शहरों में मेरा ताक़ुब किया ताकि इसे मुझसे छीन ले। 20 बरसों भटकी हूँ मैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसे आपको ना दूं। क्या ये वही नहीं है? क्यों नहीं, वही है, वही है। लेकिन उस वक्त कुछ और था और मैं चाहता था कि इसे शहजादी की तरह रखूं। तुमने नहीं दिया। मैं इसके आगे दुनिया और जहान की नेमतों को ढेर लगाना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं दिया। मैं चाहता था 30 लोग हमा वक्त इसके हुक्म की तामील के लिए खड़े रहे रात दिन, मगर तुमने नहीं होने दिया। मैं चाहता था अपनी पूरी उम्र इस पर निछावर कर दूं, मगर तुमने रोक दिया और भाग गई। अगर तुमने इसे मेरे साथ रहने दिया होता तो आज ये मेरी हालत होती। अगर ये मेरे पास रहता तो आज इस तरह मैं दर बदर की ठोकरें ना खा रहा होता। अगर ये मेरे शाना बशाना खड़ा होता तो आज कोई मेरी पीठ पर खंजर ना घोंप पाता। देखो, उस वक्त जब मैं इसे पूरी दुनिया की नेमतों से नवाज सकता था, तब तुमने नहीं दिया। अब मैं इसे क्या दे सकता हूं? ठोकरें, दरबदरी, गुर्बत। आज तो एक भुट्टे का भी पैसा मेरी जेब में नहीं है, उससे मेरा खर्चा उठाना पड़ता है। अब उसे दे रही हो ताकि वो सुबह सुबह उठकर बाहर जाए और अपने दादा के लिए जूते खरीदे, क्योंकि उसके जूते चोरी हो गए हैं। अब दे रही हो ताकि वो महल के बजाय इस कूड़ेदान में रात दिन रहे। अब दे रही हो? नहीं मैडम, जब उसे मेरे हवाले करना था तब तो नहीं दिया, नहीं दिया। अब इसका हाथ पकड़ो और ले जाओ यहां से। अपनी अम्मी के साथ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अपनी अम्मी के साथ जाओ। मैं कह रहा हूं कि नहीं जाऊंगा। आप जहां जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा, जहां बैठेंगे वहीं बैठूंगा, जहां आप सांस लेंगे वहीं सांस लूंगा, जहां आप सोएंगे वहीं सोऊंगा। अब यह मामला बिल्कुल साफ होना चाहिए हमेशा के लिए। मैं आपको किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं, समझे?
सुना? हाँ सुना। आप ही की तरह जिद्दी और हरधर्म हैं। खुदा भी अजीबोगरीब काम करता है, बहुत ही अजीबोगरीब। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सेट कर देता है। धूप अंधेरे में अचानक से एक शमा नजर आने लगती है। जहन्नम की गहराई में अचानक से कहीं से ठंडी हवा का झोंका चला देता है। उसकी मर्जी होती है तो आग को गुलिस्तान बना देता है। अगर आंखें होंगी तो ये सब नजर आ जाएगा। देख लोगों के वो कभी भी जड़ नहीं काटता है, तुम्हें जड़ से नहीं उखाड़ता है, नाउम्मीदी के अंधेरे में नहीं ढकेलता है। हमेशा किसी ना किसी तरह से राह दिखा देता है। मेरे बेटे, मेरी अंधेरी दुनिया में शमा तुम ही हो, समझे? अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आए? नहीं। और मोहम्मद? वो भी नहीं आया। कहता है अपने दादा के साथ रहूंगा। अरे कितना बेमुरवत है वो। नहीं कहो ऐसे, मुझे भी अच्छा लगा जो वो नहीं आया। मोहम्मद बड़ा हो रहा है। एक सबूत तो यही है कि उसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए, और ये कहने की सलाहियत भी है कि उसे क्या चाहिए। ये क्या बात हुई ताहिर? शायद अभी वक्त नहीं था, जल्दी चले गए। हाँ, अभी वक्त नहीं था। मैं जब सोच में गुम हो जाती हूँ तो छोटी बच्ची की तरह हरकतें करने लगती हूँ, 18 साल की लड़कियों की तरह। उसी उम्र की हो जाती हूँ कि जब तुम्हें पहली बार देखा था। उस दिन भी मुजफ्फरी साहिबा के घर में तुम्हें बहुत याद किया। बरसों पहले का जो वक्त था वो मैं भूल ही नहीं पाती।
अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। तुम कहोगे शर्म नहीं आती बड़ी भी? हाँ, सच कहते हो। अब तो मुझे सिर्फ कुंबे की फिक्र करना चाहिए, बच्चों की, तुम्हारे बाबा की। कुंबे को इकट्ठा करना होगा मुझे बस कुंबे के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ घर वालों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मोहम्मद बेटा, मेरे प्यारे बेटे। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यकीन रखो मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद सुनो तो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे दादा के मिजाज को तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि उनका मिजाज अच्छा नहीं है। अच्छा मिजाज हो या बुरा हो, जो भी हो, मैं जानती हूँ। मैं तो कह रही हूँ ना कि शायद इन हालात में मेरी और तुम्हारी ये हालत, वो भी इतने दुखों और गमों के साथ। होल्ड करो, होल्ड करो जी। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़री साहिबा जी, ऊपर आ जाएं। ज़रूरी काम है? ठीक है, अभी आती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ बेटा मोहम्मद, पड़ोसन थी हमारी मुज़फ़्फ़री साहिबा। नहीं मोहम्मद, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा आना थोड़ा जल्दी था, मुझे नहीं आना चाहिए था अभी। इस वक्त कहाँ पर हो? थाने में किस लिए? समझ गई। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे बाप और बेटे का क्या करूं? जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। हमें बुलाया गया था। आपका नाम? मोहम्मद फिरदौस। मोहम्मद फिरदौस, ज़रा ठहरें, मैं आता हूँ। तशरीफ़ लाएं। ताज़ियत पेश करते हैं फिरदौस साहब। शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में हूँ, फरमाएं। देखें, मेरे बेटे का कत्ल किसने किया? तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात कर रहे हैं? जी। ठीक है, आप तहकीकात करें, मगर मुझे खौफ है। किस बात का? इस बात का कि उसका कातिल ना मिले, और फिर
ये कहा जाए कि वो वीराने में टहल रहा था, मज़े कर रहा था, तभी पैर फंस गया और ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में जो चाकू था उसके दिल पर लग गया और फिर कौवा आकर चाकू ले गया और मेरा बेटा ज़्यादा खून बहने की वजह से मर गया। मुझे इस बात का डर है। हमारा काम ऐसा है कि इस किस्म के ताने सुनने की आदत पड़ जाती है फिरदौस साहब, और इसी तरह बेमुरवती की भी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 99.9% जराइम का पता लगा लिया है और उनके जिम्मेदारों को पकड़ा है और आइंदा भी करेंगे। देखें, ये आदाद और शुमार मेरी समझ में नहीं आते। वाज़े तौर पर कहता हूँ, शायद 1% जराइम की हकीकत खुल नहीं पाती, जो आलमी मेयार के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, अब मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछे। शुरुआती तहकीक में आपने अपनी बहू की तरफ इशारा किया था। वो मेरी बहू नहीं है। अच्छी बात है। बज़ाहिर आप अपने बेटे की बीवी पर शक कर रहे हैं। जी। क्यों? क्यों का क्या मतलब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? वो आपके अफसर ने पूछा कि आपके बेटा कोई दुश्मन है या नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ, उसकी एक ही दुश्मन है और वो ये औरत है। आपके पास इस दावे का कोई सबूत है? देखें जनाब, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी मैं किसी जज, वकील या पुलिस ऑफिसर के पास थाने या अदालत जाता हूं तो कुछ भी काम की बात करता हूं तो मुझसे कहते हैं कि बकवास मत करो, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, मुझे इन बातों की आदत पड़ चुकी है अब। हाँ, तो वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम रही होगी। आप कहते हैं कि आपके बेटे की बीवी ने आपके बेटे को कत्ल किया है और अब आप चाहते हैं कि हम जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लें और यहाँ ले आएं, और अगर ये काम न करें या आपसे इस दावे का सबूत मांगे तो आप कहेंगे कि मेरा हक मार लिया। अच्छा, ये भी सुन लें आप, मैं जब भी इस तरह की जगह पर जाता हूं तो जब आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है तो सोचता हूं, अरे ये तो सही कह रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलता हूं तो फिरदौस साहब जी। आपके बेटे के नाम जायदाद वगैरह थी? क्या मालूम, कभी वो सब मेरा था, लेकिन अब नहीं मालूम वो किसका है। चलो चलते हैं मोहम्मद, इजाजत दें जनाब। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज सर। सर, इजाज़त है? तशरीफ लाएं। क्या हाल है मेजर साहब? जी सर, हुक्म करें। साबिर फिरदौस के वालिद यहाँ आए थे। जी जनाब, देखा मैंने उनको। मेरे ख्याल में वो कोई मदद नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई सबूत नहीं है अपने दावे का। बेहतर होगा तुम खुद ही इसको देखो। जी सर, मैं यही कर रहा हूँ। कोई और हुक्म? जी नहीं, जाओ। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरी साहिबा, अंदर आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माफ बेटी। कीजिएगा, मुझे बहबूदी साहब को अपना नंबर देना चाहिए था ताकि आपको इतनी जहमत ना होती। अरे मौलाना साहब या मस्जिद की कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ और काम है। लेकिन ये तो अच्छा नहीं है ना कि जब भी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आपके यहाँ ये मेहमान लोग हैं। मेहमान नहीं हैं, तुम्हारी तरह घर के मालिक है। चलो चलो।
तशरीफ रखिए प्लीज। जी जी तशरीफ रखें। ये मेरे प्यारे से भाईजान है। खुशी और वो जो मिलकर। प्यारी सी लड़की है वो मेरी जी भतीजी जी बिल्कुल, उस दिन आपके घर देखा था। है। भाईजान ये हमारी प्यारी सी सताइश साहिबा है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए काफी। माशाल्लाह। एक मुहज़्ज़ब, रहम दिल, मेहरबान, शरीफ, हाथ में जायके की बात ही ना करें। रामसर में एक रेस्टोरेंट चलाती थी, कहते हैं आधे गाहक तो उंगलियां भी काट लेते अच्छा। खाने इतने मजे के होते थे। अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें मुजफ्फरी झूठ साहिबा। तो नहीं बोल रही हूँ, बस जरा सा वो क्या कहते हैं नमक मिर्च बढ़ा दिया। भाईजान आपने कभी मुझसे झूठ सुना है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार सुनता हूँ। भाईजान क्या कोई इस तरह से अपनी बहन के बारे में बात करता अरे है? ये तो मजाक था प्यारी बहन, जरूर कुछ होगा जो तुम इतनी तारीफ कर रही होगी। आपकी मेहरबानी जितनी तारीफ की है ये उससे भी ज्यादा की हकदार है। ये मुझे दिया गया है ताकि तुम्हें पहुंचा दूं। ये क्या है? 15 लाख तुम्हां। किस लिए? करीमी साहिबा को तो जानती हो? जानती हो, अरे हमारे पड़ोस में तो रहती हैं। हाँ हाँ। प्रोग्राम है उनके यहाँ, कुछ लोग आएंगे, बल्कि 50-60 लोग मेहमान होंगे। बहू भी शुमाली इलाके की है। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम रामसर में रेस्टोरेंट चलाती हो, खुशी से उछलने लगी, गोया न जाने कौन सा खजाना मिल गया हो उन्हें। बस मेरे पीछे पड़ गई कि खाने का इंतज़ाम तुम करो। जी ज़रूर। और हाँ, मेन्यू भी तुम पे छोड़ दिया। वो शुमाली इलाके के खाने, मिर्ज़ा कासिमी, बागला गतो, मुर्ग़ तुर्श, इन सब का तो तुम्हें पता होगा। देखो, जितनी भी चीज़ें ख़रीदनी होंगी वो सब तुम्हें ख़ुद ख़रीदना होगा। अगर पैसे कम पड़ गए तो फ़ोन कर देना, वो भिजवा देंगे। जी ज़रूर। भाईजान मैं ज़रा इस लड़के को कुर्सी से उठा कर आऊँ। मेहदी, मेहदी बेटा, मेहमान आए हुए हैं बहुत देर से, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस आया अम्मी जान। ओह, इसके पेंटिंग के शौक ने तो परेशान कर रखा है मुझे। इजाज़त दीजिएगा। अरे अब तुम क्यों जा रही हो? मुजफ्फरी साहिबा, मछली और साग सब्जी सुबह सुबह लेना होगा। अगर दोपहर हो गई तो साग तो ख़राब मिलेंगे और मछली मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जहमत ना करें। खुदा हाफिज। अफसोस हुआ, ऐसे बौखलाई हो जैसे कोई दौड़ा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। इजाज़त वालेकुम दीजिएगा। सलाम। खुदा हाफिज बेटी, सलामत रहो। इन्हें क्या हुआ? क्यों, क्या होगा? जैसे यहाँ से भाग रही थी। भाग नहीं रही थी, बावकार खातून है, महरम और नामहरम की बात है। मेहदी साहब जो ईद की चांद की तरह हैं, बिलाखिर आ ही गए। तुम्हें क्या हुआ है? शर्म नहीं आती? पागल हो गई हो? ये ना कहना औरतें बेसब्री होती हैं। बेसब्री नहीं होती, अकेलापन नहीं बर्दाश्त कर पाती, दिमाग खराब हो जाता है, जैसे मेरा हो गया है। क्या हुआ, आए? जी, कप्तान साहब सहन में गए हैं।
सब कुछ रख दिया? जी। तो अंदर जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तशरीफ लाए। सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलामत रहे। माफ़ कीजिएगा, आपको परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसी क्या बात कर रहे हैं? चाय पियेंगे? बहुत शुक्रिया। कुछ पता चला कर्नल साहब? कप्तान हूँ मैं। जी कप्तान साहब, कुछ पता चला? कातिल को कोई सुराग मिला? अभी तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि सुराग मिलेगा। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि कुछ रूटीन के सवालात आपसे पूछ सकूँ, मकतूल के करीबियों से। ये सवालात पूछे जाते हैं उनसे। जहमत होगी आपको? नहीं, ऐसी क्या बात है? मैंने भी कुछ दिनों के लिए ऑफिस बंद कर दिया है, घर ही में हूँ। आपसे बात करके खुशी होगी। तशरीफ बहुत रखें प्लीज़। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे फिरदौस साहिबा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके मरहूम शौहर के वारिस कौन हैं? उनकी जायदाद जो बाकी बची है वो क्या है? कुछ नहीं। मुझे अफसोस है कि आपको मायूस कर रही हूँ। मुझे जासूसी नावलों का बहुत शौक़ है। उसमें होता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि मकतूल के मरने से सबसे ज़्यादा किसे फ़ायदा होगा, लेकिन अफसोस मुझे ये बताना पड़ रहा है कि साबिर के मरने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास कुछ नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं कुछ नहीं था? ठहरे, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताती हूँ। जब मैंने और साबिर ने शादी का फ़ैसला किया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक गुलदस्ता और तलाक़ का हक़। बस असल में मुझे मालूम था कि उनके साथ पूरी उम्र नहीं गुजार सकती। मुझे साबिर के बाप से डर लगता था। डरती थी कि मामला यहाँ तक पहुँच जाए जहाँ से मेरे लिए मुश्तरका ज़िंदगी जारी रखना मुश्किल हो जाए। उन्होंने भी मंजूर कर लिया। तय ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी के कागजात पर ये लिख दिया जाए और मैं भी दस्तखत कर दूं कि मैंने महर ले लिया है। मेरी नज़र में कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप आराम से बताएं। यहाँ तक कि वो दिन आ गया जब निकाह होना था। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मैंने देखा कि साबिर ने अपना सब कुछ, घर, दुकान, बाग, यहाँ तक कि गाड़ी भी, सब कुछ मेरे नाम लिख दिया था। मुझे लगा पागल हो गए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो बस एक गुलदस्ता चाहिए था। तो कहने लगे नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ मगर हक़ तलाक़ नहीं दूंगा। आप खुद ही बताएं मैं उस वक्त क्या कर सकती थी? ये जो आप बता रही हैं ये सब आपके शौहर का नाम था? सही से नहीं पता उनके नाम था या फिर मुख्तारनामा था। किसका? उनके वालिद का। कहते थे कि शहर के एक कोने में एक कमरा लेना है या फिर शिमाली इलाका जाना है, या कहते थे कि, और मतलब ऐसी बातें करते थे जो कोई सही दिमाग वाला शख्स नहीं कर सकता था। शायद साबिर से भी कहा था कि ये सब 30 बरसों की तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। 30 बरसों तक तुमने दिन रात मेहनत की है, ये तुम्हारा हक़ है। उसके बाद उन्होंने एक मुख्तारनामा लिख दिया था। तुमने दिन रात मेहनत की, ये तुम्हारा हक़ है। अच्छा, तो आपने क्या किया? मैं तो मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा कि पूरी दुनिया मुझे दे दो, तब भी हक़ तलाक़ तो मुझे चाहिए ही। और फिर कप्तान साहब, मुझे घर, गाड़ी वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सब चाहिए ही नहीं था। मुझे सिर्फ साबिर से मोहब्बत थी, लेकिन फिर उन्होंने इतनी ज़िद की कि मुझे मानना पड़ा। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे उन्हें सब वापस कर दूंगी कि ये साना तो मतलब ये सब कुछ आपके नाम है ना? नहीं, सब कुछ तो नहीं। इस घर का आधा हिस्सा उनकी बेटियों के नाम है, 25-25%। खुद साबिर ने ही रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम करवाया था। मेरी तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, वो खातून कौन है? कौन? वो मेरी फूफी हैं। उनसे बात हो सकती है? अफसोस से वो गूंगी हैं। माफ़ कीजिएगा।
सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? मैंने कहा ना कि वो बोल नहीं सकती। फुप्पी जान, आप फिर सहन में आ गई, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, माफ़ कीजिएगा। कुछ और भी पूछना है? अरे मैं तो भूल ही गया था, ये आपके फ़ोन की कॉल लिस्ट है। आपने मेरी कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं? हाँ, ये गुज़िश्ता 1 महीने की है। किस लिए? ये रूटीन का काम है, बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। आप नाराज़ ना हो इस बात से। अच्छी बात है, नाराज नहीं हूँ। आप हुक्म करें। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये फ़ोन नंबर्स किसके हैं? कप्तान साहब, मैं हर रोज 100 लोगों से फोन पर बात करती हूँ, फलों के बाग के मालिक से लेकर कस्टम के ओहदेदार और दोस्तों, अहबाब और टेलर वगैरह। अच्छा, तो एक ही नंबर का बता दें, ये नंबर किसका है? नहीं, पता नहीं किसका है। देखें, यहाँ और यहाँ फिर से कॉल की गई है। मैंने कहा ना, पता नहीं किसका नंबर है। आप जब डिटेल्स निकलवा रहे थे तो उसका नाम भी पता कर लेते। हमने ये काम कर लिया है। उनका नाम है हमीद सारादौरी। नहीं, मैं नहीं जानती। आपको यकीन है नहीं जानती? जनाब, मैं अभी 30 साल की हूँ, भूलने की बीमारी नहीं है मुझे। ये हमीद क्या जो भी, मतलब नहीं, मैं नहीं जानती। ये कौन है? शायद हो सकता है शायद बाग वगैरह का मालिक हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मसला नहीं है कोई बड़ा, कोई बात नहीं। कुछ और भी रहता है? वो अगर मेहरबानी करके बैठ जाएं तो मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछ लूँ, फिर ख़त्म हो जाएगा सारा। आप मुझे उस दिन दोपहर के बाद जो कुछ हुआ था मुँह ब मुँह बता सकती हैं पूरी तफसील? वो दिन ऐसा नहीं है जिसे मैं भूल जाऊं। उसका एक एक सेकंड मुझे याद है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं उसे याद नहीं करना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। माफ़ कीजिएगा, समझ रहा हूँ मैं। बहरहाल आप कुछ बता सकती हैं तो बता दें। आप कहाँ से जाना चाहते हैं? दिन की शुरुआत से? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, उस वक्त से जब मैं कंपनी से बाहर निकली, घड़ी की दुकान तक जाना चाह रही थी। घड़ी खरीदना थी मुझे उनके लिए। जी हाँ, रात 9 बजे का हमने वादा रखा था। अब कभी भी मुझे इस तरह से ना देखेगा, कभी भी, समझी? सर, आज मेरी समझ में आया, मेरे पास अरबों की दौलत है। अरबों की? जी हाँ। तो कुछ तफसील बताओ। मैंने अपनी बीवी को हक़ तलाक नहीं दिया है। आजकल ये हक़ तलाक बहुत कीमती है सर, हमें तो पता ही नहीं था। साबिर फिरदौस के केस की बात कर रहे हो, है ना? जी बिल्कुल। कुछ कामयाबी मिली? अभी नहीं, लेकिन इरादा है कि कल उन्हें ऑफिस बुलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तफसील से और ज़्यादा देर तक बात हो सकती है। अच्छी बात है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। बेहतर हूँ, शुक्रिया। थाने किस लिए? लेकिन मैं तो कभी थाने नहीं गई। जी, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
है।